गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय राजनीति जमकर देखने को मिल रही है। 2027 की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। यही एक बड़ी वजह है कि हर कोई जातीय समीकरण साधने में लगा हुआ है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, इतिहास गवाह है इस बात का कि उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति किस तरह से सजग है और जातिगत समीकरण हर पार्टी किस तरीके से साधने में लगी रहती है और समय समय पर उसे उसका फायदा भी होता है। अब समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने हिंट दे दिया है कि बुआ और बबुआ एक बार फिर से शायद साथ आ सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर एक साथ 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव और मायावती साथ आएंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद हिंट दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। वो आप क्योंकि हमारे जो उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और हमारे पीलीभीत के नेता या अन्य नेताओं ने, फूल बाबू जिन्होंने ज्वाइन की, तो कई जगह वो गलती से कुछ कह गए। तो उस बात को मैं कहना चाहता था कि वो बहुजन समाज कहना चाहते थे, क्योंकि बहुत दिनों से उनके चीजें कुछ रटी हुई थी, तो इसलिए कुछ और निकल जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। इसलिए उन बातों पे मत जाइए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। तो जातीय राजनीति ने ली अंगड़ाई है, क्योंकि यूपी में चुनावों की बारी आई है और यही यहां नजर भी आ रहा है। अखिलेश यादव मायावती के गुण गाते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एक तरह से इनडायरेक्ट वे में निमंत्रण बसपा को दे रहे हैं कि आइए, भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, उनकी नीति को गलत ठहराना है या फिर उनको सत्ता से हिलाना है, तो उसके लिए हमारा साथ आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अखिलेश यादव जहां जहां उत्तर प्रदेश की सत्ता से 10 साल से गायब है, तो मायावती 15 साल से। कई सुलगते सवाल हैं, उनका जवाब आज जरूरी है, जो सीधी बात में हम लेंगे। सबसे पहले, क्या 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए बुआ बबुआ गठबंधन एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि अखिलेश यादव आगे आकर हिंट देते हैं? दूसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, किसके साथ जाएगा दलित वोट बैंक? बीजेपी, एसपी या फिर बीएसपी? ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कोर वोट बैंक है और सरकार बनाने में इसकी अहम भूमिका रहती है। ओबीसी राजनीति में असली लड़ाई क्या यादव बनाम नॉन यादव की बन चुकी है? ये भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हो जाता है, क्योंकि जातीय समीकरण हर कोई साधने की कोशिश कर रहा है। जातीय गठबंधन भारी पड़ेगा या बीजेपी का संगठन और सत्ता की रणनीति? क्या बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी से मात दे पाएगी? पांचवा अहम सवाल, इंडिया ब्लॉक की एकता मजबूत होगी या फिर विपक्ष की टूट फूट बीजेपी को फायदा दिलाएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या योगी को हराना आसान हो पाएगा विपक्ष के लिए? चाहे विपक्ष एक साथ ही क्यों ना आ जाए, और विपक्ष जिस तरीके से साथ अगर आ रहा है, जो एक दूसरे के लिए हमेशा कड़वे बोल बोलता था, वो आज अगर साथ दिखाई दे रहा है या एक दूसरे के साथ नजर आ रहा है या भविष्य के लिए हिंट दे रहा है, जैसा अखिलेश यादव की तरफ से दिया भी जा रहा है साफ सीधे तौर पर, जो कि हम समझ पा रहे हैं, तो क्या ये सब एक सियासी मजबूरी बन चुका है बीजेपी नाम की आंधी को थामने के लिए, रोकने के लिए? खैर, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं और उन मेहमानों के साथ होगी आज सीधी बात। सभी मेहमानों को आप अपने सामने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक एक कर उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं। गौतम राणे सागर जी अम्बेडकरवादी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। चलिए शुरुआत आज सर्वेश त्रिपाठी जी के साथ करते हुए, क्योंकि चर्चा में समाजवादी पार्टी इस वक्त। सर्वेश जी, अखिलेश यादव सीधे सीधे इनडायरेक्ट वे का निमंत्रण दे रहे हैं या सीधे न्योता दे रहे हैं मायावती जी को कि आइए, एक बार फिर से बुआ और भतीजे को साथ आने की जरूरत है? देखिए, बात यह है कि मोनिका जी, पहले तो आप सबको नमस्कार, यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं आपको और अब सारी जनता को जो सुन रहे हैं उनको। हम अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा से विजन ये रहा है, आप पिछली जितने भी चुनाव है उनमें भी देख ले आप, तो वो हमेशा गठबंधन में विश्वास करने वाले नेता है। और रही बात भाजपा की,
हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज उठाए। जनता परेशान है भाजपा से, और हम हर उस व्यक्ति का जो भाजपा के अगेंस्ट और जनता के साथ खड़ा है, उन सबका स्वागत करते हैं पूरी तरह से, और खुले हाथों से स्वागत करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी वो बहुत आदरणीय है, और उन्होंने हमेशा जो है मजलूमों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज बहुत मुखर होकर उठाई है। भाजपा को बहुत कड़ा जवाब भी दिया है, और उनका कद कोई छोटा नहीं आंक सकता। अगर वो निश्चित रूप से भाजपा के सामने खड़ी होती हैं और वंचितों की जिनकी आवाज वो थी, जो उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो उनके लिए कुछ करेंगी, उनकी आवाज उठाएंगी, अगर वो भाजपा के अगेंस्ट खड़ी होती हैं, और तो हम हर इंसान, मैंने फिर कहा, जो भाजपा के अगेंस्ट है, जो जनता के साथ है, हम उसके साथ है, हम उसकी मजबूती से उसके साथ है। तो इसे सियासी मजबूरी कहे क्या? क्योंकि दो सवाल आपकी बात से जो मेरे मन में आ रहे हैं। पहला, क्या इसे सियासी मजबूरी कहे कि बीजेपी नाम की आंधी को रोकना है तो इसके लिए साथ आना होगा विपक्ष को? दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जो गठबंधन में विश्वास रखते हैं, तो 2019 में गठबंधन टूटने की असल वजह क्या थी? क्या हुआ कि बुआ नाराज हो गई? अब भतीजे नाराज पहले हुए थे या बुआ नाराज हुई थी? आरोप प्रत्यारोप तो खूब लगे थे दोनों की तरफ से। देखिए, पहली बात कि मजबूरी जैसा शब्द अखिलेश यादव जी के लिए यूज करना अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ही, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत सही है। उसका रीजन बताता हूँ। 2024 इलेक्शंस में बहन मायावती जी हमारे साथ नहीं थी, और जो उसका रिजल्ट था वो खुद बताता है कि अखिलेश जी का कद क्या है और भाजपा कैसे घुटनों पे बैठ गई थी 2024 में। तो बात मजबूरी की नहीं है, बात आपके विजन की है, बात जनता के हित की है। जब जनता के हित की बात होती है तो पार्टी हित हमेशा सेकेंडरी होता है, और तो इसका सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव जी। जो मायावती जी के लिए नरम तेवर अखिलेश यादव के, और सीधे सीधे वो गठबंधन का न्योता भी एक तरीके से दे रहे हैं, जो हिंट वो यहाँ पर देते हैं, एक टिप वो यहाँ पर देते हैं। अगर विजन अखिलेश यादव का नो डाउट बहुत अच्छा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, काफी कुछ उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? अगर अखिलेश जी अकेले ही सर्वे सर्वा काफी हैं, तो मायावती को साथ लाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? पहली बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कहीं भी, मैं उस पूरे स्टेटमेंट को कहीं भी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि खुला निमंत्रण उन्होंने किसी को दिया है। पहली बात ना, मैं ये कह रहा हूं कि हम निमंत्रण दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, जो उन्होंने कहा, अभी आप देखिए, उनकी विचारधारा से, उनके विजन से, उनकी नीतियों से प्रभावित होके बसपा से, बाकी पार्टियों से, अभी नसीमुद्दीन जी बसपा में ही थे, मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था उनको सरकार में, उनके साथ 15 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आके सपा में समाहित हुए। तो उनका वो जो बयान है वो इसको परिलक्षित करता है कि ये जो अलग अलग धारणाओं से है, जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज है, वो हमारी ओर देख रहा है, और हम उसके हित के लिए कोई भी कदम जो उसके हित के लिए होता है, जो जनता के हित के लिए होता है, उसको उठाने में हम एकदम ही अपना पैर पीछे नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। हम जनता के हित के लिए खड़े हैं। जनता के हित कभी मजबूरी नहीं हो सकती, वही हमारी मजबूती है। जनता के हित की आवाज उठाना, पीडीए की आवाज उठाना, 24 में हमने ये दिखाया था। वो करने के लिए हम अकेले भी सक्षम हैं, और वो जो नेता हैं हमारे, वो अकेले सक्षम है ये करने के लिए। उनका चेहरा सक्षम है, ये 24 में दिखा चुके हैं। कोई आंधी नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई आंधी नहीं है बीजेपी की। उस आंधी को, वो आंधी ऐसे ही बह गई थी, दूसरे रास्ते से निकल गई थी अलग अलग प्रदेशों में। यूपी में वो आंधी नहीं है, यूपी में अखिलेश यादव की आंधी थी 24 में, और ये आंकड़े बताते हैं साफ-साफ। लेकिन अब 27 की बात है, देखिए समीकरण अलग अलग होते हैं। 24 के समीकरण अलग थे, 19 के समीकरण अलग थे, 22 के समीकरण अलग थे, अब 27 के समीकरण अलग है। विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। अविरल जी, 2019 में भी अखिलेश यादव और मायावती जी साथ आए थे, ठीक है, लेकिन वो गठबंधन टूट गया। क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला कि बाद में वो गठबंधन टूटा, आपने जनता के बीच अपनी पैठ बनाई, मजबूती बनाई? 2022 में भी हमने रिजल्ट्स देखे। अब 27 में अगर आपको क्या लगता है, क्या एक डेंट हो सकता है जातीय समीकरणों पर अगर अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर से साथ आ जाएं?
देखिए, किसी रूप में ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। मैं इस विषय बात में आऊंगा। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को सर्वेश जी कह रहे थे कि वो बहुजन समाज पार्टी में भी थे, तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। वो अभी कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस से छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए। अब ये कौन सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है कि एक ही गठबंधन में अदला बदली चल रही है, ये पहली बार देखने को रियली मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के एक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं और एक ही साथ दोनों का गठबंधन भी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है इन लोगों का लक्ष्य क्या है, इन लोगों का उद्देश्य क्या है, ये बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है विकास की राजनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और रही बात जहां तक विषय 2027 का और गठबंधन का, ये किसी रूप में प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, अब सवाल ये है सीट शेयरिंग कैसे होगी। मायावती जी को 200 के आसपास अविरल जी, अगर आप सीट शेयरिंग पे आ रहे हैं, अविरल जी अगर आप सीट शेयरिंग पर आ रहे हैं, तो क्या आप श्योर हैं कि 27 के लिए सपा और बसपा गठबंधन करेंगे, जब आप उनके लिहाज से यहाँ पर उनकी सीट शेयरिंग को लेकर चिंता कर रहे हैं? नहीं, इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए, सभी नेता कार्यकर्ता वो सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरफ से पूरी पार्टी टूट जाएगी अगर किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन किया, किसी से भी अगर कर लिया, क्योंकि अगर इन्होंने 50 से ज्यादा सीटें किसी को दी, तो समाजवादी पार्टी की एक प्रकार से सुपड़ा साफ होना इस प्रकार का तय है कि जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनका कोर वोटर है, वही छिटक जाएगा, वही वहां से चला जाएगा। जो जितने लोग इनके साथ हैं वो भी नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल गारंटीड है। क्योंकि जो भी इनके लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, जहां से मेरे पास ये फीडबैक है, बिल्कुल पुख्ता है। ये किसी प्रकार से होती है ग्रहों की गणना, इस स्थिति में नहीं है कि ये सीट एक दे होती सके। है ग्रहों की गणना और एक होती है सीटों की गणना, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए कर रही है। जो सीटों की गणना कर रही है, देखते हैं कितनी सटीक बैठती है। आजकल भाई ज्योतिषाचार्य तो बहुत ट्रेंड में है, जो भविष्यवाणी करते हैं, गणना करते हैं, सटीक बैठती है। अब आपकी देखेंगे कि सच बैठती है और या नहीं दूसरी बात बैठती ये है। कांग्रेस के साथ है अभी, ये कांग्रेस को भी सीट देनी पड़ेगी। इनके जो नेता कार्यकर्ता हैं वो तो चाहते हैं कांग्रेस से भी गठबंधन टूट जाए। अच्छा, और अगर लेकिन दूसरे अविरल जी, राजनीतिक अगर दल से सारी गठबंधन की विपक्षी बात है, तो वो पार्टियां एक साथ impossible। हो जाएंगी, सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो जाएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी को और कसरत करने की जरूरत है, या आप लोग अपनी जगह पर बिल्कुल फुल्ली श्योर है कि हमें कोई नहीं हिला सकता? नहीं, हम तो फुली श्योर इसलिए हैं क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, हर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। गरीब पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, चलिए अभी समय आगे बढ़ने दीजिए। इस विकास का श्रेय लेने के लिए भी पार्टियों में जद्दोजहद होगी और सभी नेता आगे बढ़कर कहेंगे ये काम हमने कराया था, ये काम हमने कराया था। विकास को लेकर भी पिछली बार की तरह पक्का लड़ाई देखने को मिलेगी। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। गौतम राणे सागर जी भी हमारे साथ हैं। गौतम राणे सागर जी, इस बार क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया, चलिए साल भर का समय ही रह गया है, क्योंकि हलचल तो खूब देखी ही जा रही है। दलित इस बार 2027 के विधानसभा चुनावों में किसकी तरफ है? क्या दलित का जो झुकाव है या जो प्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा दिख रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ, या फिर बहन मायावती का जो कोर वोट बैंक है दलित समाज, वो मायावती के साथ ही है? देखिए मोनिका, अभी आपने विषय के अनुरूप प्रश्न करना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपने प्रश्न ही बदल दिया। अब प्रश्न ये है कि क्या किसका जो कोर वोटर है उसके साथ बना रहेगा या छिटक जाएगा जी। अब करीब करीब जो अविरल जी का अविरल विकास चला है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, भ्रष्टाचार का, रेप की घटनाओं का, मारपीट की घटनाओं का, हत्याओं का, और खास तौर से कमजोर लोगों को प्रताड़ित करने का जो विकास चला है, उस विकास की धारा से लोग पूरी तरह से पक गए, उससे मुक्ति चाहते। उन्हें ये विकास पसंद नहीं आ रहा। ये बीजेपी को विकास लगता होगा, उन्हें लग रहा कि ये मेरा विनाश हो रहा है। अब प्रश्न ये था जिस विषय पे आपने आज डिबेट बुलाई है, क्या सपा बसपा का गठबंधन हो सकता है? तो इसका एक सीधा सीधा जवाब आएगा, उन दोनों में से क्या, अगर ये गठबंधन सत्ता के करीब पहुंचती है या इनकी संख्या इतनी ज्यादा आ जाती है कि दोनों सत्ता में पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं, तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री का जो पद है वो अखिलेश जी त्याग कर पाएंगे? बहन जी तो कभी नहीं त्याग कर पाएंगे, वो तो पूरी तरह से
कहते हैं कि पत्थर की एक लकीर है, वो कभी नहीं त्याग कर पाएंगी। क्या अखिलेश जी त्याग कर पाएंगे? ये भी संभव नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों का एक साथ, और वो भी एक साथ आना तब जब दोनों स्वाभाविक रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हो, वो कहीं से उनको पत्र न आता हो जिस पत्र के जरिए वो अपने निर्णय बदलते हो। तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन तो खैर संभव लग ही नहीं रहा। हाँ, बहन जी को इस समय मीडिया बहुत मजबूत इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा के चुनाव में शेड्यूल कास्ट वोटर, जिसको आप दलित कहते हैं, दलित को हम ये मान लेते हैं कि वो बहुत ही प्रताड़ित किए गए लोग हैं, प्रताड़ना से इतने ज्यादा आहत हैं कि वो बेसहारा हो गए हैं। तो हम उनको बेसहारा नहीं मानते, इसलिए हम उनको दलित शब्द से प्रयोग करना उचित नहीं समझते हैं। शेड्यूल कास्ट ही शब्द हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शेड्यूल कास्ट शिफ्ट हुआ था 2024 में बीजेपी के खिलाफ। हाँ। और वो इंडिया गठबंधन के साथ गया था बाय डिजाइन नहीं, बाय डिफॉल्ट। बाय डिजाइन नहीं, बाय डिफॉल्ट। जैसे मुस्लिम वोट करता है अभी तक बीजेपी को हराने के लिए, 2024 के चुनाव में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, शेड्यूल कास्ट ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था। और मोस्ट प्रोबेबली उस स्थिति में बढ़ोतरी ही होगी 2027 में, वो कम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी को लगेगा कि बहन मायावती जी अपने वोटों को संभाल नहीं पा रही हैं, जो उनका कोर वोटर था, तब वो मजबूरी में सपा के साथ गठबंधन के लिए भेजेंगे। और आपको याद होगा मोनिका कि 2019 का जब गठबंधन हुआ था, तो वो गठबंधन लगता था कि बड़ा ही भयानक गठबंधन है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अखिलेश ने पूरी की पूरी जो गठबंधन का नेतृत्व था वो बहन मायावती जी के हाथ में सौंप दिया था। लेकिन बहन मायावती जी ने वही काम किया था जो बीजेपी के द्वारा लिखा गया था, जो उधर से ऑलरेडी संवाद लिखे गए थे, कार्य रुके गए थे, डायरेक्शन दिया गया था। आपको याद होगा सीधे कि मायावती पहली पर बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी हैं। मैं देखिए, आरोप उस पर लगाया जाता है, आरोप उस पर लगाया जाता है जहां एकदम सच्चाई न हो, झूठ का लेस मात्र जरा सा भी आशंका हो, वहां आरोप लगाए जाते हैं। जहां जब हर खेल मुरादाबादी हो गया है, हर काम उसी तरह चल रहा है, तो क्लियर और आप कह दे देख भी सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं। तो क्लियर कह दे क्या जो राजनीति में कहते हैं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्लियर कह दे। ना, हम बी टीम की बात ही नहीं कर रहे हैं। बी टीम, ए टीम तो ये हुआ कि वो टीम कभी साथ आएगी, कभी साथ नहीं आएगी। हाँ। लेकिन जब वही रूप केवल बदला हो और जब वो डर सता रहा हो कि जो बीएसपी मान्यवर कांशीराम जी ने बनाई थी, जिसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी, उसको बहन जी ने बड़े प्यार से बदल करके बहन जी संपत्ति परियोजना में बदल दिया था। तो अब बहन जी को एक ही बात की चिंता रहती है, उस संपत्ति परियोजना की हिफाजत कैसे हो सके, और वो बीजेपी के खिलाफ जाकर के हिफाजत तो नहीं हो सकती जब तक केंद्र में सरकार है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि बी टीम है, बेकार की बात है। आप ये कहिए कि एक तरह से बीएसपी भी बीजेपी है और बीजेपी भी बीएसपी है। वो सारे संवाद वहीं से लिख के आते हैं, सारे एक्शन वहीं से लिख के आते हैं। यह कहिए कि डायरेक्शन वहीं से आता है और उसी डायरेक्शन पे बहन जी चलती हैं। आप देखिए, जिनको इतना भी न पता हो कि कोई आदमी ब्याज तब कमाना चाहता है जब उसका मूलधन बचा रहे, और बहन जी अगर ये हम शब्द कहें कि राजनीति का ककहरा भी नहीं जानती, लिप भी नहीं जानती। अभी उन्होंने जो यूजीसी मामले में जिस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, उससे तो उनका वोटर जो था वो खुद भी बड़ा दुखी हो गया कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। वो बार बार आकर के ये कहती है कि ब्राह्मण बड़ा पीड़ित है, ब्राह्मण सताया जा रहा है। उनको यह तक नहीं पता कि ब्राह्मण किसी का कोर वोटर नहीं हो सकता, वो एलिवेशन का काम करता है, बेस वोटर कभी ब्राह्मण किसी का नहीं बनता।
तो ऐसी स्थिति में बहन मायावती जी ये कल्पना करें कि ब्राह्मण उनको वोट कर देगा, इससे ज्यादा गलतफहमी में जीने की कोई बात तो ही ये नहीं। जातीय जो वोट समीकरण, उनका था उस हाँ, वोट के खिलाफ भी स्टेटमेंट दे रही हैं, हाँ, उस वोट के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जाए कि बहन मायावती जी एक ऐसी लेडी है जो पूरी तरह से सामंतवादी मानसिकता की है। अगर उनको थाल में परोस करके सत्ता दे दी जाए तो डंडे के दम पे सत्ता चलाना जानती है। ठीक, उनको संगठन का कोई ज्ञान नहीं। अगर संगठन का उनको ज्ञान होता है तो जो आदमी आप करिए कि जिसको पूरी तरह से देश ये परिकल्पना कर रहा होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर तो बनना छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी ये आलम आ गया, और उमा शंकर तो अकेले ऐसा आदमी है, को निर्दलीय चुनाव लड़े तो भी जीत जाए, जो जीरो पे आ गया विधानसभा जी में। जी। अगर उसको अभी भी नहीं मालूम है ऐसी पर ये स्थिति, जीरो की और वजह से बार ही बार तो जो अब आप लोग हलचल है कि दिखाते क्या हैं, पता मायावती साथ आ जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जब समीकरणों के और एनालिसिस की हम बात करते हैं तो राकेश सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी अभी आपको जातीय समीकरण किस तरह के उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं? ये जातीय समीकरण क्या कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इन समीकरणों को देखते हुए समाजवादी पार्टी बसपा 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो सकती है? मोनिका, आपको और आपके सभी दर्शकों साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी। देखिए, ये अखिलेश के बयान पर ही सारा चर्चा हुआ है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। हाँ जी। असल में अखिलेश यादव को बहुजन समाज पार्टी का याद क्यों आया, मतलब दलित वर्ग के वोट का याद क्यों आया? स्थिति तो खैर राणा साहब ने कुछ कुछ स्पष्ट किया। मायावती जी अब थक गई हैं, उम्र के हिसाब से भी, केस के हिसाब से भी। आकाश अभी परिपक्व हुए नहीं है, और विरासत में मिली राजनीति में कोई कोई ही संभाल पाया है और कोई संभाल पाया नहीं है। यह हमारा भारत का इतिहास है। नहीं तो हर आदमी, हर अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन होता, सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर होता, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो दलित वोट बैंक की मारामारी है उत्तर प्रदेश में। यह एक बहुत बड़ी जातिवादी की बीमारी है राजनीति में। मायावती जी के कमजोर होना, शारीरिक रूप से, उम्र के हिसाब से, केस के हिसाब से, आकाश का उस पर कब्जा कम न जमा पाना, उनके खुद भी है, कई बार बाहर जाते हैं, कई बार भीतर जाते हैं। अखिलेश का नैरेटिव है पीडीए, वो जो पॉलिटिक्स ऑफ डिम्पल अखिलेश वाला मामला है, उसको वो पीडीए में कुछ और कहते हैं, लोग उसको पॉलिटिक्स ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश कहते हैं। तो इसलिए अगर कुछ शब्द का इस्तेमाल न किया जाए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी नंबर 2 पर उप मुख्यमंत्री का दर्जा नहीं था, वो सिक्योरिटी गार्ड थे मायावती जी के, नौकरी छोड़ करके मायावती जी के सहयोगी बन गए। उनकी हैसियत मायावती के कमरे में बिना परमिशन जाने की अभी भी नहीं है, और कभी भी नहीं थी जब वो मंत्री थे, तभी सिक्योरिटी गार्ड थे। तब भी वो आए, उनका वो पर्ची उर्ची वाला मामला एक्सपोज हुआ तो कांग्रेस में आए। कांग्रेस में कुछ है ही नहीं है, भविष्य नहीं दिख रहा है। तो अब समाजवादी पार्टी सेकंड पार्टी है अभी उत्तर प्रदेश में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुसलमान है साथ में, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व नेता का टैग है, तो उनको बुलाने में अखिलेश यादव को कहीं से कोई राजनीतिक रूप से कमी नहीं आ रही है। यह सब हो इसलिए रहा है कि 27 में योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सब लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध दिल्ली की भाजपा भी लड़ेगी, उत्तर प्रदेश की भाजपा भी लड़ेगी, और सारे लोग लड़ेंगे। तो इसमें अगर कहीं से कोई डूबते को तिनका का सहारा मिल रहा है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, लड़ाई किनके साथ है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का एक ही नारा है, हिंदुत्व का नारा, सनातन का नारा, बटोगे तो कटोगे का नारा। और बटोगे और कटोगे में वो अम्बेडकर जी भी आ गए, त्रिपाठी जी भी आ गए, मलिक जी भी आ गए, और परमार जी भी आ गए। उन्होंने सभी लोगों को कहा है कि आप सभी हमारे हो। ना सर्वेश त्रिपाठी अलग है, ना ही राणा सागर अलग है, ना राकेश परमार। वो कहते हैं यार अगर आप सनातनी है तो आप हमारे हैं। तो उसमें सभी आ गए। अब जो जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब तक होता रहा है कि दलित वर्ग पर वर्चस्व मायावती जी का रहा है, यादव वर्ग पर वर्चस्व अखिलेश जी का रहा है, कोयरी, कुर्मी, धानु के यहाँ तो एक एक गोत्र की राजनीति हो गई है ना उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब इन लोगों की अपनी राजनीति थोड़ी सी दिक्कत में आती नजर आ रही है। वो हरियाणा में और महाराष्ट्र में दिख गया है। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव के लोगों को अंदर उबाल आ रहा है, वो एक चीज भूल रहे हैं, जो मलिक नहीं कहेंगे, मैं कहूंगा अखिलेश यादव नहीं जीते हैं। दिल्ली भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा के लड़ाई में कुछ सीटें वहां पर हरवाई गई थी, ताकि योगी की जो कद है ना वो बढ़े ना, दिल्ली चल के आवे ना, क्योंकि नोएडा से पैदल दिल्ली आया जा सकता है, और नोएडा तक तो मुख्यमंत्री है योगी जी।
उस लड़ाई में अखिलेश यादव को फायदा हो गया। अखिलेश यादव की बढ़ती वर्चस्व से फायदा नहीं, वो गलतफहमी में अखिलेश यादव, अंदर से अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं, या कोई भी उत्तर प्रदेश का राजनीति वाला जानता है कि जो यूपी में सीटें मिली है वो उनके वजह से नहीं मिली है, भाजपा की आपसी लड़ाई की वजह से मिली है। तो वही लड़ाई ना हो, वही चीजें आगे बने ना, इस वजह से अखिलेश यादव अपनी बढ़त बढ़ाए हुए हैं। और बींग राजनीतिक, अगर अखिलेश यादव सभी लोगों पर अपनी राजनीतिक दावेदारी कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। और दलित वर्ग इस देश का बहुत बड़ा वर्ग है, उसमें कहाँ कोई दो राय है। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दलित मेरा वोटर है, मैं दलित के साथ हूं, तो उसमें भाई बींग राजनीति किसी भी वोट पर दावेदारी करना, मैं तो कह रहा हूँ कि दलित क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश के जनता पर कहीं को मेरे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक एक वर्ग को छाट के क्यों करें। लेकिन मायावती और अखिलेश का गठबंधन इसलिए नहीं हो सकता, जैसा राणे जी ने कहा कि मायावती सीनियर है, टेक्निकली भी, व्यवहारिक भी, अगर मान लो दोनों लोग जीत जाते हैं तो मायावती का स्वाभाविक दावेदार मुख्यमंत्री को बनेगा, क्योंकि सीनियर भी है और दूसरे को सुनती नहीं है। और अखिलेश यादव जो अपने पिताजी के नहीं सुने, अपने चाचा जी के लिए स्पेस नहीं दिए, तो मायावती के लिए दे देंगे, कहाँ दिख रहा है। तो इस वजह से कोई साझेदारी मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, वोट बैंक पर कब्जे की लड़ाई है और वो हर आदमी को स्वतंत्रता है, और यह हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो राहे कि यानी पंडित कि होकर राहे के कहेगा यानी कि कि बेशक पंडित नुकसान सोची कर जा रहा है, रही है कि दलित साथ का हो नुकसान जाए, नहीं हो रहा है। लेकिन साथ दिखती नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। उन्होंने होने का तो अखिलेश भी नहीं कह रहे कि हो जाए, ना 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 ना, अखिलेश भी नहीं हो रहे। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री की दावेदारी में, वो कैसे कहेंगे कि मैं किसी से लड़ रहा हूँ, वो तो कहेंगे कि मैं योगी से लड़ रहा हूँ, और पूरा उत्तर प्रदेश का हर जात धर्म बिरादरी मेरा अपना है। यह राजनीतिक परिपक्वता, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो आपका मुद्दा है कि मायावती जी और अखिलेश जी साथ में लड़ रहे हैं, ये मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मायावती की राजनीति सिकुड़ गई है, करीब करीब समाप्त हो गई है, कुछ है नहीं उनके पास, तो उनके लिए कुछ बन नहीं रहा है, खाली हाथ है। लेकिन अगर इनकम टैक्स में अखिलेश यादव भी हम देखें तो अभी उनके हाथ में तब भी बहुत कुछ है, और ऐसे में अगर वो जोर आजमाइश करते हैं तो कई हद तक आगे आ सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी की आंधी को ढहा पाएंगे या नहीं ढहा पाएंगे, ये तो वक्त तय करेगा। खैर, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, सभी खास मेहमान इसी तरीके से बने रहें। उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे 2027 के विधानसभा चुनावों में जातीय समीकरण किस तरह के दिखाई दे रहे हैं और ये किस पार्टी के फेवर में जा रहे हैं। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की और सियासी समीकरणों की, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक बयान दिया, उसने कहीं ना कहीं एक हिंट जरूर दे दी कि क्या अखिलेश यादव और मायावती बीजेपी नाम की आंधी को ढहाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो ये पॉसिबल नहीं दिखता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अविरल मलिक जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी जी हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, गौतम राणे सागर जी अम्बेडकरवादी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी हमारे साथ हैं। अविरल जी, क्या आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो जातीय समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में इस वक्त है वो कहीं शिफ्ट हो सकता है? हालांकि अभी तक जो हमने चर्चा की वो प्रैक्टिकल चीजें पॉसिबल नजर नहीं आ रही, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या आपको लगता है कि जो जातीय समीकरण है, चाहे वो SC ST का हो या OBC का हो, ये सब इधर उधर बट सकता है? नहीं, देखिए, साथ आए ना आए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, डंके की चोट पर जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जनता के आशीर्वाद के साथ बनाएगी, और जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से एक तरीके से गरीब के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जो धरातल पे असल मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है, और गांव गरीब की सेवा करना हमारा लक्ष्य है, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, इतने बड़े सूबे में पूर्ण रूप से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर काम कर रही है। किसी प्रकार से अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए, टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर ली जाए, अच्छी सड़कों की बात कर ली जाए, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की जाए, तो निश्चित रूप से निरंतर विकास कार्य जारी है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश का निर्माण करना, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए इसे सुनिश्चित करना। इन्वेस्टमेंट तभी आता है अपना विजन जब बता अच्छा रहे हैं, लॉ विजन एंड बता ऑर्डर रहे हो, हैं, लेकिन फिलहाल हम विजन की बात नहीं कर रहे हैं। विरल जी, आप अपना विजन बता रहे हैं, विजन की हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, हम जातीय समीकरणों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जातीय समीकरण बसे हुए हैं, हर पार्टी इसको साधने की कोशिश करती है। तो क्या आप श्योर है
अगर अखिलेश नहीं, हमने यादव और तोड़ तो दिया मायावती जातीय एक साथ आ समीकरण। जाए, चलिए मैं कहती हूं कि वो एक साथ चाहे गठबंधन ना करें, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो यूपी में जो माहौल है, चाहे वो यूजीसी को लेकर देख लीजिए या बीते समय में आपकी जो ठाकुर बैठकें हुई, ब्राह्मण बैठकें हुई, जो विवाद का कारण बनी, आप इनको लेकर देख लीजिए, बीजेपी के विरोध में थोड़े से जातीय समीकरण दिख रहे हैं, कहीं ये ना हो कि नुकसानदायक हो जाए। नहीं, देखिए, हम तो विकास के मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, और जहां तक जातीय समीकरण का विषय है तो जातीय समीकरण किसी प्रकार से नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है। सब लोग विकास के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 2017 में, 2022 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को तोड़ने का तो काम किया। बीजेपी को और जातीय विकास के नाम पे समीकरणों की जनता ने आवश्यकता भर के नहीं है, बीजेपी को जातीय समीकरणों की आवश्यकता नहीं है। क्या 27 के चुनावों में हम बीजेपी के मुंह से कोई भी जातिवादी वाला नारा नहीं देखेंगे, या फिर कुछ ऐसा नहीं देखेंगे जहां पर आप जातियों को साधने की कोशिश करें? श्योर है सिर्फ हम तो विकास कहते हैं विकास सबका साथ, विकास? सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करने वाले लोग हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात चलिए करने वाले लोग आप हैं। विकास की हिंदू, बात मुस्लिम, करते सिख, हैं ईसाई, अविरल जी, जैन। मैं आपको कह दूं, चलिए आप ही की बात पर मैं आ जाती हूँ। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप सबका साथ सबका विकास की अगर बात कर भी रहे हैं, तो इसमें आप ये मत भूलिए कि अभी यूपी का जो ब्राह्मण है उसके साथ जो सिचुएशंस हैं वो आपकी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही हैं। मुद्दे तमाम हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर अगर अखिलेश यादव मायावती को सपोर्ट करते हैं, मायावती अखिलेश यादव को सपोर्ट करती हैं, तो क्या आपको लगता है आपका ब्राह्मण कोर वोट बैंक कहीं चला जाएगा? क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो एक समय पर कांग्रेस के साथ भी था, बसपा को भी उसने एक वक्त पर सपोर्ट किया है। देखिए, ब्राह्मणों का हम हमेशा सम्मान करते रहे, हमेशा सम्मान करते रहेंगे। ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक रहा, हम सबका निजी रूप से मेरा भी मानना है, समाज का मार्गदर्शक ब्राह्मण रहा है, और ब्राह्मण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ था, रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय ब्राह्मणों की नाराजगी का, ब्राह्मण बहुत सम्मानित है, किसी रूप में ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है। और चाहे जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, किसी जात, पंथ, संप्रदाय, लिंग, भाषा कोई व्यक्ति हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में और पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ है। इसमें मैं समझता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये तो वक्त तय करेगा कि कंफ्यूजन है या नहीं है, और जनता के मन में जो ये बातें हैं वो क्लियर है या नहीं। सर्वेश त्रिपाठी के पास आ जाते हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे थे आपकी तमाम बातों को सुनते हुए। सर्वेश त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव मायावती को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मायावती उनको करती हैं या नहीं करती हैं, ये तो चलिए वक्त बताएगा। आप कह रहे हैं कि भाई सीधे तौर पर तो कुछ बोला नहीं है, चलिए ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पीडीए की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है, तो अपने पीडीए को मजबूत बनाने के लिए सपा की क्या स्ट्रैटेजी है? कहीं ये ना हो कि बीजेपी जिस तरीके से अपने चाहे विजन की बात कर लीजिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम का जो मास्टर कार्ड है उनकी बात कर लीजिए, बीजेपी का कहीं ना कहीं दबदबा है। अगर आप ये कहें कि नहीं अब नहीं है, तो इसको अभी मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल इग्नोर करना होगा, क्योंकि बहुमत उनके पास अभी भी है, उस बहुमत को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने पीडीए को मजबूत किस तरीके से कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? वालों को शायद भूल जाते हैं वो कि वो सरकार में है, जब उनसे जवाब मांगा जाता है। मुझे एकदम याद है कि वो सरकार में है, और यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार से हटाए जाएंगे, क्योंकि जब ये विजन की अपनी बात करते हैं, अभी अविरल भाई मेरे बहुत करीबी जो है मित्र हैं, भाई हैं मेरे बहुत प्रिय, ये जो कह रहे थे वो विजन की बात ऐसे कर रहे थे, आज आप उनको टोक नहीं रहे हैं, यानी कि आप भाईचारा निभा रहे हैं, नहीं तो आप जो तीखे स्वर आप रखते हैं, इसीलिए आज आप भारतीय जनता पार्टी को घेर नहीं रहे हैं। असल में जब एकदम ही बेबुनियाद बात हो तो उसमें टोकने की भी कोई जरूरत नहीं होती, वो जनता खुद समझ जाती। देखिए, जब एक सरकार में बैठी हुई पार्टी का प्रवक्ता ऐसी बातें कर रहा होता है जैसे कोई विपक्ष में बैठा हुआ नेता प्रवक्ता बता रहा हो कि हम क्या करेंगे जब सरकार में आएंगे, क्योंकि वो सारी बातें जो उन्होंने गिना दी वो हुई नहीं है धरातल पे। हम ये करेंगे, तो वो विजन हो सकता है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रही बात जाति की, आप एक बात बताइए, जिनका प्रधानमंत्री जो मास्टर कार्ड वाले बोल रहे थे, वो कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि मैं पिछड़ा हूं, वो ये जाति की राजनीति नहीं है। दूसरा, फिर यहाँ पे जो अभी जो इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं? वो भी, हालांकि राकेश सर की बात वो सही थी कि वो भी एक बेसिस है कि योगी जी को काटने के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं कि एक ही जिले से प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाए। तो वो उनकी बात सही है कि राज्य में और केंद्र में ये दोनों इंजन एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये बात मैं मानता हूं यहां तक। लेकिन ये अगर आप सोचिए कि अगर इतना केवल उनका क्लैश 37-38 सीट सपा को दिला देता है, इंडी गठबंधन को ज्यादा सीटें दिला देता है यूपी में,
तो सोचिए अगर करिश्मा भी चल रहा होगा तो फिर 80 की 80 सीटें चली जाएंगी, क्योंकि अभी भी कुछ इंजनों में ठीक हुआ नहीं है। और डब्बों में अगर बात कर ले जातिगत राजनीति की भाजपा की, तो दो राजभर जो है, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, वो एक दूसरे को पकड़ के खींचे जा रहे हैं। वो असल में वो ये जो पार्टियां हैं जो ये कह रहे थे भी, ये बता रहे थे कि ज्योतिषाचार्य बने हुए थे कि बसपा में ये सीट का है बंटवारा। अरे पहले राजभरों को कैसे खुश करेंगे ये मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि अभी से लड़ रहे हैं वो दो राजभर। इनके यहाँ खुद ही निषाद जी कैसे, उनको कैसे सीटें देंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं की पार्टी, इनकी पार्टी में अलायंस नहीं है। तो मैं इसलिए कुछ नहीं टोक रहा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बोल क्या रहे हैं। अच्छे आदमी है विरल भाई, बहुत क्यूट आदमी है, मैं बहुत भाई है मेरे, मैं जानता हूं इसको। लेकिन आपको कुल मिला के जहां विकास की बात होगी, आपको वो सब समझना पड़ेगा कि विकास की बात पे जो अभी सब सोचिए, पिछले बजट में हम 50% तक जो एलोकेटेड फंड है वो यूज नहीं कर पाए। हम दूसरा बजट आ गया, सप्लीमेंट्री बजट भी ले लिया हमने, हम जीरो हैं उस पे। युवराज मेहता बेचारा नोएडा में गड्ढा रहित सड़कें बता रहे थे, वो रात भर इनका डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बचा नहीं पाई, उसको उसका पिता देखता रह गया। कहां गड्ढा मुक्त हो गया, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कैग की रिपोर्ट है अभी कि 540 करोड़ का स्कैम हुआ है, क्योंकि ओवर पेमेंट उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए, 0.03% ना देके 0.05% दिया है। तो ये तो स्कैम्स इनके धीरे धीरे खुल रहे हैं। एप्स्टीन अलग, जेफरी एप्स्टीन के इनकी मित्रता जो है वो अमेरिका से अलग है, ट्रेड डील अलग है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे किसान सड़कों पे हैं। अभी कांग्रेस की हालत आज आप देख रहे हैं, कांग्रेस सड़कों पे थी, हाउस अरेस्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं है, जनता भी मुखर है अब और विपक्ष भी मुखर है कई सारे मुद्दों पे। और सनातन की बात कर रहे थे हमारे सर, राकेश सर कह रहे थे, बहुत सीनियर है सनातन की बात। सनातन का कार्ड योगी आदित्यनाथ को तो सूट बिल्कुल नहीं करता अब, क्योंकि आप शंकराचार्य जी को देख लीजिए, ब्राह्मणों को नोटिस मिला, विधायकों को, क्योंकि वो उन्होंने बैठक कर ली। कुर्मी समाज की बैठक हुई तो नोटिस नहीं मिला, यही प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको नोटिस दे दिया। सनातन में ब्राह्मणों की, शंकराचार्य जी इंक्लूडेड, ब्राह्मणों को शिखा से पकड़ के घसीटा गया, ये सनातन का कार्ड है। उनके उप मुख्यमंत्री ने अभी किसी चैनल पे बोला है कि जिसने किया है उसको जो है सजा, बहुत बड़ी सजा मिलेगी, ईश्वर माफ नहीं करेगा। ब्रजेश पाठक जी ने बोला है अभी कि जिसने शिखा पकड़ी है ब्राह्मणों की, तो मंच से भी बोला था, केशव जी ने आज भी मंच पे ही किसी एक चैनल पे ब्रजेश पाठक जी ने बोला है कि जिसने भी ऐसा किया है, मैं तो हिंदू माइथोलॉजी में विश्वास करता हूँ, ये पाप कभी इसका घड़ा फूटेगा। तो ये आप सोचिए, दो उप मुख्यमंत्री किसके लिए कह रहे हैं? अब मुख्यमंत्री के लिए, तो मुख्यमंत्री सनातन से तो बहुत दूर है। आप कालनेमी शंकराचार्य को बता रहे हैं, तो सनातन से तो आप, सनातन का तो कोई नहीं है। काशी में आपने विरासत ध्वस्त कर दी। तो ये कई सारे मुद्दों पे खुद ही गिरे हुए, ओन गोल भाजपा कर रहा है। इसीलिए किसी को टोकने की जरूरत नहीं है, सरकार तो इनकी जा ही रही है। इनको ये अभी भी इनके पास अब 10 साल में काम क्या है वो बताने को नहीं है। अगला 2047 की बात करने वाली पार्टी से आप क्या उम्मीद करेंगे कि पिछला काम बताएंगे, जो बजट तक एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हो, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हो? तो इसलिए टोकरे टाकने की जरूरत नहीं है, सुनते जाइए। ये कहानियां हैं, कहानीकार बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया है इनके पास, कहानियां सुनिए, मजा लीजिए। सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है। यहाँ पर सर्वेश त्रिपाठी जी दावा कर रहे हैं, लेकिन बदल रही है नहीं बदल रही है वो तो 2027 ही बताएगा कि क्या असली तस्वीर होती है उत्तर प्रदेश की विधानसभा की, कौन कितनी सीटों के साथ जीतता है और कौन सत्ता पर काबिज होता है। हमारे साथ गौतम राणे सागर जी भी हैं। गौतम राणे सागर जी, अगर बीएसपी की अंबेडकरवादी वाली राजनीति को समाजवादी पार्टी के पीडीए वाली राजनीति, इन दोनों से तुलना की जाए, तो आपकी नजर में उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के लिए कौन सी राजनीति फिट बैठती दिखती है, या फिर सामाजिक न्याय के लिए उत्तर प्रदेश के लिए क्या होना चाहिए, जो भी आपको सही समझा? मोनिका, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अंबेडकरवादी विचारधारा न तो बहन जी को सूट करती है, पीडीए न अखिलेश जी को सूट करता है। हमारे इस त्रिपाठी जी अभी बता रहे थे कि जैसा उनका ज्ञान चक्ष खुल गया होगा, बता रहे थे कि ये हर जगह हारने जा रहे हैं। अविरल जी को उनको पता नहीं है कि अविरल जी को पहले ही उन्होंने कहा था कि मुझे जो है विशेष सूत्रों से ज्ञात हो गया है कि बीजेपी फिर 2027 में जीतने जा रही है। अविरल जी को पता है कि उन्हें जनादेश की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जनादेश उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें ज्ञानादेश चाहिए। और ज्ञानादेश का क्या सर्वधन जी, क्या आपके पास काट है? जरा वो तो बता दीजिए। जब वो ज्ञानादेश लेकर के ही बहुमत में आएंगे तो आपके पास क्या काट है? कोई काट?
तो ऐसी स्थिति में जो ये बात की जा रही है कि दोनों लोगों के लिए विचारधारा का जहां तक प्रश्न है, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे 2019 में जब गठबंधन हुआ था तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि 1993 में जब गठबंधन हुआ था तो मान्यवर कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी ने सभी मंडल स्तर पे ज्वाइंट रैलियां की थी और 6 महीना पहले उन्होंने ज्वाइंट रैलियां करना शुरू कर दिया था, तब जाकर के एक माहौल बना था। लेकिन 2019 का जब गठबंधन हुआ था तो पहली रैली 30 जनवरी को हुई थी, जब एक हफ्ता बाद पहला चुनाव होने जा रहा था, पोल होने के लिए आया था। तो ऐसी स्थिति में हमने ये कहा कि अगर गठबंधन भी होगा, जैसा कि परमार जी ये कह रहे थे, सच है कि हमारा इतिहास ये बताता है, स्वर्णिम इतिहास है कि भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी को सामने रखना ही पड़ता है। तो अगर शिखंडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो लोगों के अगर लगता है कि केंद्र की सरकार में 2 लोग प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं, तो एक है अमित शाह, दूसरे हैं योगी जी। और आप बेहतर भी जानते हैं, इतिहास हमें इस बात की भी गवाही करता है कि राजदार कभी भी राजा नहीं बनता है, और खास तौर से इतना प्रतिद्वंदी भी कभी राजा नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ेगी, ये सच कह रहे थे परमार जी, सच कह रहे थे। और खास तौर से जब चुनाव चल रहा था 2024 का, 3 महीना पहले से हमने कहना शुरू कर दिया था, और तमाम उस समय हमारे डिबेट कर लीजिए, सब लोग कह रहे थे कि 60, 65, 70 सीटें बीजेपी जीत के आएगी। तो हमने ये कहा था कि बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जितनी सीटें जीती थी उसमें 25 सीटें वो लूज करने जा रही है, और उस सीट को लूज कराने में आरएसएस योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है, और हुआ भी, रिजल्ट भी वही है। तो ऐसी स्थिति में ये सच है कि शायद कोई शिखंडी ढूंढा जाए उसको मारने के लिए, चाहे वो अखिलेश बन जाएंगे या बहन मायावती जी बन जाएंगी, जिनकी एक सीट नहीं आती। आज पूरा मीडिया चिल्ला रहा है कि बहन मायावती जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में, और रही नसीमुद्दीन की बात जो कह रहे हैं, नसीमुद्दीन कभी भी लीडर नहीं थे, बड़े अच्छे प्रबंधक थे। और आपको याद होगा 8 नवंबर की घटना, 8 नवंबर के बाद वो डिफाल्टर हुए थे, और चूंकि सत्ता में, जब पार्टी सत्ता में नहीं आई तो उनको लगा कि डिफाल्टर होने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर हम देंगे तो जितना हम ले गए हैं पूरा का पूरा देना पड़ेगा, और पूरा वापस आया नहीं है क्योंकि पार्टी सत्ता में आई नहीं। तो जिनको जिनको बांटा गया था कन्वर्जन के लिए, वो कन्वर्जन तो कर नहीं पाए हैं, तो हमें मिलेगा नहीं, इसलिए डिफाल्टर होना अच्छी बात है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रबंधक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रबंध कर लेंगे, और शायद इस समय अखिलेश यादव जी को प्रबंधक की जरूरत है तो वो काम हो जाएगा। लेकिन ये सच है, मायावती जी अगर 2022 में आप जाकर के देखिए, 2022 का जब चुनाव हुआ था 24 दिसंबर को फेसबुक पे हमने लिखा था, लगता है टीपू के हाथ से सल्तनत छिटक गई है और किसी टापू में जाकर के अटक गई है। और उस समय हमने बताया भी था, उसमें दिया आंकड़ा भी दिया था कि किसी भी कीमत पे जो इस समय गठबंधन चल रहा है, अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन चल रहा है, वो गठबंधन 130 सीटों से ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। हाँ। और बीजेपी का जो गठबंधन है वो 250 सीटें से नीचे आती दिख नहीं रही है। और ये करामात अखिलेश यादव जी की है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने खुद ही सुपारी ले रखी थी 2022 में बीजेपी को जिताने की। अब यह खुलासा मत कराइएगा कि क्या सुपारी उनकी थी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है इस समय अगर जरूरत पड़े तो शिखंडी के रूप में किसी को भी प्रयोग किया जा सकता है, और उत्तर प्रदेश से भीष्म पितामह का शायद वध भी किया जा सके। तो इसलिए हमें कहते हैं कि इसको आप समझने की जरूरत है। दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, और आएंगे तो उसी स्थिति में आएंगे जब भीष्म पितामह की हत्या करना हो, फिर वो देखेंगे क्या है। क्योंकि जब तक 2029 की सरकार एनालिसिस विद एग्जांपल्स और पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पूरी एक फिल्म लिखी जा सकती है गौतम राणे जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं राकेश सिंह परमार जी पर। ये आपकी कला है, ये आपकी कला है और इसको तारीफ के तौर पर लीजिएगा कि जो पूरे कैरेक्टर देकर आप यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं जनता को। चलिए राकेश सिंह जी, अगर 2027 की मैं बात करूं, 2027 में आपको ये आंधी जीत की कहिए किस तरफ जाती हुई दिख रही है? जीत की जो हवा है वो किस तरफ जाती हुई दिख रही है? मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ उठापटक हो रही है, चाहे वो बीजेपी के लिए बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए हो। बसपा तो लगभग खात्मे की ओर है या खात्मा हो चुका है, कुछ भी आप कह सकते हैं। बसपा अभी कहीं दिखाई नहीं देती, कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है, जमीन कांग्रेस को भी नहीं मिल पा रही है। तो मुख्य जो मुकाबला है वो जाहिर सी बात है बीजेपी और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच में है। किस तरफ हवा आपको जाती दिख रही है? नहीं, थोड़ा सुधार करिए। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता और एक तीसरा फ्रंट है योगी आदित्यनाथ वर्सेस समाजवादी पार्टी। वहां पर योगी के साथ, हाँ, नहीं, योगी आदित्यनाथ वर्सेस भाजपा वर्सेस समाजवादी में तीसरे पोजीशन पे। पहले योगी के साथ भाजपा है और उसके बाद सपा वाले लोग बाद में तीसरे पोजीशन पे हैं। लेकिन जीत योगी की होगी, वो इसलिए होगी, वो इसलिए योगी की जीत होगी कि देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के जो मतदाता, मैं उत्तर प्रदेश का वोटर हूं, मैं बेशक रहता दिल्ली में वोट करने में अपने बलिया जाता हूं, तो मैं ये वोटर जब देखूंगा तो मैं देखूंगा कि मैं अब अपने गाड़ी से दिल्ली से ना अकेले चला जाता और मुझे कतई कोई डर नहीं है कि कोई रास्ते में हाथ देकर मेरी गाड़ी को रुकवा लेगा। यह स्थिति तो बनी है। अब आप उसके लिए अलग अलग उदाहरण देते रहिएगा जो जमीन पर है। योगी आदित्यनाथ ने जो बेनिफिट, या केंद्र सरकार ने भी, जो नरेंद्र मोदी का भी बेनिफिशियल है, या भारत सरकार का जो बेनिफिट है, वो कोई धर्म जात पूछ करके नहीं दिया गया। उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान लाभान्वित हुआ है। जो आवास मिला हुआ है, जो मुफ्त राशन मिल रहा है, जो इंश्योरेंस मिल रहा है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी को दिया है। तो उत्तर प्रदेश का मतदाता क्या देखेगा? मायावती जी के शासन देखेगा कि वहां पर लठ एक आदमी को चलती थी। अखिलेश यादव का देखेगा कि भाई एक आदमी को पूछ करके कौन से जाते तो एफआईआर नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ का देखेगा तो वहां पर एक ही बात पूछी जाती है कि अगर ये अपराधी है तो इस पर एक्शन हो। एक से एक मठाधीश जिस पर किसी ने सोचा नहीं था। उत्तर प्रदेश में मायावती जी का प्रशासन बड़ा मजबूत माना जाता था, उनको जो समझ में आ गया ना वो आ गया। लेकिन वो भी बरेली के मुसलमान पर, वो मौलाना साहब पर हिम्मत नहीं की, डिटेन करने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार पुलिस गया था, उतने में खड़क मच गया था, आज वो जेल में, क्योंकि योगी जी ने कहा कि नहीं यार ये समाज के लिए घातक है तो जाएगा। तीसरा पोजीशन क्या है कि जितने मठाधीश भाजपा में थे, उप मुख्यमंत्री जो ये कह रहे हैं ना कि भगवान माफ नहीं करेगा, और एक आदमी कह रहे कि मैं परम पूज्य संत जी से माफी मांगता हूं, उसको एक कल की लड़की ने हरा दिया। क्योंकि वहां के मतदाताओं को लगा कि यह आदमी योगी जी के विरुद्ध सोच रखता है। क्योंकि उसको पहले बार बार कहते थे कौन मुख्यमंत्री, जब विधानसभा के विधान होगा तो विधायक दल लेते हैं, लोगों को समझने में देर नहीं लगती। हमारे गाजीपुर में, बलिया का रहने वालों, मेरे बगल के जिला गाजीपुर में मनोज सिन्हा ने जितना काम किया है, अगर उसको आधार बनाया जाता तो बाकी को जमाना जब्त हो जाता। मनोज सिन्हा अपना चुनाव हार गए क्योंकि वहां के लोगों को लग रहा था कि ये तो चुनाव के लिए शपथ ले रहे थे। तो अभी उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के साथ है और लड़ाई जिससे भी होगी वो योगी के साथ ही होगी। और योगी को ही टारगेट बनाने के लिए ये यूजीसी मारा था, जो यूनिवर्सिटी का रैंक कमीशन वाला था, वो इसलिए किया गया था कि स्वर्ण समाज मतदाता भारतीय जनता पार्टी का बाय डिफॉल्ट वोटर है। आज की तारीख में वो कहीं नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले उसके मन में विरोध पैदा कर दो और वो भाजपा का विरोध होगा। योगी जी मठ में जाएंगे, उसके बाद अगले दिन चुनाव के दिन मैं कहूंगा कि देखिए लड़कों में कुछ दिग्भ्रमित हो गई थी। मैं दलित का बेटा, मैं पिछड़ा का बेटा सीना ठोक कर कह रहा हूं कि इसमें सुधार करूंगा। और यूजीसी का चेयरमैन का है, एक फोन पर जाके कह देगा कि हाँ जी इसमें रिवाइज किया जा रहा है, उसके बाद 29 का चुनाव मेरा हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझ लिया और सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया पर यही चला। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लोगों को लगा कि यार ये तो साला उल्टा हो गया। तब वकीलों को कहा गया कि भाई कोर्ट में जा, और भाजपा के वकील गए और इसको स्टे लिया गया है। तो यह सब योगी को डिफीट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन, योगी का शासन और उत्तर प्रदेश की जनता का जो मनोभाव है वह अभी योगी को बढ़त बनाए हुए है। चाहे कोई आदमी दलित कार्ड खेल ले, यादव कार्ड खेल ले, मुस्लिम कार्ड खेल ले, यूपी में अब इस पर मुझ पर आरोप लग सकते हैं, लेकिन कृपया ऐसे आरोप इस पर ना लगाए जाएं, क्योंकि जो समीकरण अभी देखते हैं, बेशक विरोध में समीकरण जाए, मैं सिर्फ बीजेपी की नहीं कहूंगी, योगी नाम का जो दबदबा है वो उत्तर प्रदेश में अभी भी है।
उस सिर्फ योगी नाम के दबदबे को हटाना या उस दबदबे को कम करना, इसके लिए विपक्ष को शायद अभी थोड़ी और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर नजर आता है। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कितने भी जातीय समीकरण बिठा लिए जाए, क्या योगी नाम की आंधी को विपक्ष ढहा पाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? देखना दिलचस्प होगा और ये वक्त ही तय करेगा। फिलहाल सीधी बात में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।